हिम्मत और जोश को जगाए रखो, कदमों को अपने चलाए रखो, पहुंच जाओगे एक दिन मंजिल पर। तुम धीरे धीरे कदम बढ़ाए रखो, तुम धीरे धीरे कदम बढ़ाए रखो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक नंबर 14 के एमसीक्यू आप करेंगे, जिसका टॉपिक का टाइटल है, संक्षिप्त में मैंने लिखा है, वैसे टाइटल तो बहुत बड़ा है। मुख्य उद्देश्य इस टॉपिक का है कि पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे हो सकता है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जिसमें आप महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। आज पार्ट 1 होगा और पूरे क्वेश्चन आपको डिटेल में कराए जाएंगे, ताकि आप एक एक चीज समझ सकें और अपने परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकें। आज आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। आपके पास किताब होगी तो उससे आपने इनके एमसीक्यू भी किए होंगे। अगर आपने एमसीक्यू पहले से कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आज आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा अगर आप इस सारे क्वेश्चन को लगातार देखेंगे। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे पहले कि मैं आज का पहला प्रश्न पढ़ूं, आज का आपका प्रश्न है कि गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? बताइए, कमेंट करके आपको बताना है अभी। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? ऑप्शन ए है आपका गर्भनाल द्वारा, बी है आंत द्वारा, सी है अमाशय द्वारा, डी है ग्रसनी द्वारा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अभी लिखना है। वीडियो के लास्ट में आपको मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तो गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? ऑप्शन ए बी सी डी में जो सही हो उसका उत्तर अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? बताइए, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका काटना, बी है धोना, सी है छिलके उतारना और डी है उबालना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? बी। क्लियर? आपको सबसे पहले आप धुलेंगे तब काटेंगे, काटने के बाद सब्जियों को नहीं धुलना चाहिए। क्लियर है आपको? काटने के बाद सब्जियों को नहीं धुलना चाहिए, काटने से पहले ही सब्जियों को धुल लेना चाहिए। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम सब्जियों को धुलना चाहिए। सब्जियों को काटकर धुलने से पोषक तत्व पानी में मिल जाते हैं। क्लियर आपको? तो सब्जियों के छिलके को जितना हो सके उतना पतला छीलें, क्योंकि छिलकी के नीचे ही विटामिन एवं मिनरल्स पाए जाते हैं। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? तो ये कूट वाला क्वेश्चन है, आपको इनमें से पहचानना होगा कि इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर आपको? तो भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना, या भोजन को स्वादिष्ट बनाना, या भोजन को विविधता प्रदान करना, या भोजन को कीटाणु रहित बनाना, या भोजन का संरक्षण। बताइए, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? इन पांचों में से कौन कौन से सही है? ए ऑप्शन में पहला और दूसरा दिया है, बी ऑप्शन में पहला दूसरा और पांचवा दिया है, सी ऑप्शन में दूसरा तीसरा और चौथा दिया है, और डी में उपयुक्त सभी। तो बताइए दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? तो भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना, ये तो उद्देश्य होता ही है पकाना, ताकि हम उसे आसानी से खा सकें और उसे हमारी जो शरीर है, हमारे जो पाचन तंत्र है, उसे पचा सके। तो पहला तो ये सही हो गया। दूसरा है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो हम लोग भोजन तो पकाते इसीलिए हैं कि भोजन थोड़ा से अधिक स्वादिष्ट बन जाए, जिससे जिससे हमको मजा आए खाने में, है ना। तो भोजन को स्वादिष्ट बनाना भी एक उद्देश्य होता है। भोजन को विविधता प्रदान करना, यह भी एक उद्देश्य होता है, क्योंकि हम लोग होते हैं क्या कि एक ही तरीके का भोजन खा के हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए भोजन को विविधता प्रदान करते हैं। तो इसके लिए भी भोजन को पकाते हैं तरह तरह से, कभी उबाल के खाते हैं, कभी तल के खाते हैं, कभी भून कर खाते हैं। तो भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन को विविधता प्रदान करना। क्लियर है आपको? और फिर चौथा है भोजन को कीटाणु रहित बनाना। तो एक उद्देश्य यह भी होता है कि भोजन अगर पका दिया जाएगा तो उसमें जो नुकसानदायक कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। क्लियर, आपको ये नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी उद्देश्य सही हो जाता है। और भोजन का संरक्षण तो होता ही है, जितना अधिक पकाएंगे उतनी अधिक देर तक भोजन हमारा चलता है। क्लियर है आपको? तो 1 2 3 4 5 पांचों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य भोज्य पदार्थों को सुपाच्य, स्वादिष्ट, कीटाणु रहित, विविधता प्रदान करने के सहित संरक्षण प्रदान करना होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भोजन पकाते समय किस बात पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भोजन पकाते समय किस बात पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका स्वच्छता, बी है वातावरण, सी है समय, और डी है पकाने का साधन। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भोजन पकाते समय किस बात पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? ए स्वच्छता, बी वातावरण, सी समय, डी पकाने का साधन। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर, आपको सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए स्वच्छता पर, कि स्वच्छ चीजों से आपका सब कुछ सही हो जाएगा। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो भोजन पकाते समय स्वच्छता पर सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन तैयार करना होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से युक्त भोजन बनाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो यहां पर भी आपके कूट दिए गए हैं, और इनमें से कौन सा आपका सही है वो आपको बताना है। क्लियर है आपको? तो स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से युक्त भोजन बनाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? बताइए। भोजन पकाते समय बर्तन खुला ना रखना। दूसरे पॉइंट है कि निश्चित अवधि तक भोजन पकाना। तीसरा पॉइंट है भोजन को बार बार गर्म करना। और चौथा पॉइंट है आपका सब्जियों को धोकर काटना। क्लियर है आपको? बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं कभी भी, है ना। तो इससे क्या होता है, उनको चीजें कभी समझ में नहीं आती, और फिर वो क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं कि पेपर बहुत कठिन आ गया, टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जब आप चीज़ों को सही से पढ़ेंगे नहीं, सामने जो लिखा है उसको पूरा पढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही नकारात्मक आदत होती है छात्रों की, स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, कि जो सामने लिखा है उसको पूरा ना पढ़ना, बिल्कुल आलस्य दिखाना हर एक चीज में। तो इस चीज से बचना चाहिए कि जो क्वेश्चन है कम से कम उसे पूरा पढ़ा जाए, जो कंटेंट है आपको उसके लिए आप कोशिश तो करें।
आप चाहते हैं कि बिल्कुल बना के मम्मी जैसे मुंह में चम्मच लगा के बचपन में खिलाती थी वैसे ही टीचर आपको खिला दे, या परीक्षा में वैसे ही प्रश्न आ जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर कंपटीशन कहाँ रह जाएगा? कंपटीशन में तो आप तभी आगे निकलेंगे जब आप औरों से अधिक मेहनत करेंगे। आप मेहनत करना नहीं चाहते तो फिर कैसे सफलता मिलेगी? फिर बाद में आप दूसरों को दोष देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, नोट्स सही नहीं थे, पेपर बहुत कठिन आ गया, टाइम नहीं बचा था। तो ये सब बहानेबाजी हो जाती है बाद में। जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं उनके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वो क्यों सही कर पा रहे हैं? वो इसीलिए सही कर पा रहे हैं क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार अपने सिलेबस से जुड़े हुए हैं। क्लियर है आपको? तो अगर आप अभी भी इस दुविधा में हैं कि सिलेबस नहीं पढ़ा है या ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अपना फोकस बनाकर रखिए। देखिए ये किस तरह से ये लोग जो कमेंट में 20/19 सही कर रहे हैं, 20 जो 18 17 20 में से सही कर रहे हैं, वो कैसे सही कर रहे हैं? वो ऐसे ही सही कर रहे हैं कि लगातार अपने सिलेबस से जुड़े हुए हैं, बार बार चीजों को पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ेंगे तो आपके भी सही होने लगेंगे। क्लियर है आपको? तो स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से युक्त भोजन बनाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? भोजन पकाते समय बर्तन खुला न रखना, निश्चित अवधि तक भोजन पकाना, भोजन को बार बार गर्म करना, या सब्जियों को धोकर काटना। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए जल्दी से। पहले में 1 2 है, दूसरे में 1 2 3 है, और तीसरे में आपका 1 2 4 है, और डी में उपयुक्त सभी है। तो बताइए चौथे में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चौथे में सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है आपको? 1 2 और 4। एक में क्या है? भोजन पकाते समय बर्तन खुला ना रखना। क्लियर है आपको? और 2 में क्या है? निश्चित अवधि तक भोजन पकाना। क्लियर है आपको? निश्चित एक फिक्स टाइम तक ही भोजन पकाएं। अधिक भोजन पकाने से क्या होता है? पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है? भोजन के पोषक तत्व नष्ट होते हैं। और सब्जियों को धोकर काटना चाहिए। क्लियर है आपको? ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, 1 2 और 3। आप भोजन बार बार गर्म करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। सबसे ज्यादा चाय नुकसान करती है जो बार बार गर्म करके पी जाती है। क्लियर है आपको? तो भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन तैयार करना होता है। अतः भोजन को पकाते समय बर्तन को खुला नहीं रखना चाहिए। भोजन को एक निश्चित अवधि तक ही पकाना चाहिए। भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि बार बार गर्म करने से पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही काटना चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी तथा जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है? बताइए। खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी तथा जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है आपका खाद्य पदार्थों का संरक्षण, बी है खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, सी है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, और डी है आपका खाद्य पदार्थों का अनुवीक्षण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है पांचवे का? तो पांचवे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी एवं जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधियों को खाद्य पदार्थों का संरक्षण कहते हैं। क्लियर है आपको? खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? बताइए। नमी एवं आर्द्रता है, तापमान है, ऑक्सीजन है, उपयुक्त सभी है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो छठे का डी ऑप्शन सही है। अंकुरण के लिए नमी और आर्द्रता होनी चाहिए, तापमान एक फिक्स होना चाहिए, और ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी ये खाद्य पदार्थों में अंकुरण होगा। क्लियर है आपको? ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है गरिमा बैच में। अगर आप लोगों ने उसका एक बार रिवीजन किया होगा तो ये सभी प्रश्न आप आज बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है आपको? तो अंकुरण की क्रिया भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को बढ़ाने की प्रविधि है। अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां नमी एवं आर्द्रता 7 से 10% होनी चाहिए, तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है? बताइए। खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है?
ऑप्शन ए है आपका भिगोना, बी है कुल्ले फूटना, सी उपयुक्त दोनों सही है, डी उपयुक्त दोनों गलत है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है। तो साथ में का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो भिगोना भी सही है और कुल्ले फूटना भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है गरिमा बैच में। खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रथम अवस्था भिगोने की क्रिया है। क्लियर है आपको, भिगोने की, यहां पर भिगोना होगा। तत्पश्चात कुल्ले फूटना दूसरी अवस्था है। चने एवं मटर में अंकुरण के 24 घंटे पश्चात विटामिन सी की मात्रा 196 mg तक पाई जाती है। क्लियर है आपको। तो चने और मटर को अगर आप भिगा देंगे तो 24 घंटे में उसमें विटामिन सी की मात्रा कितनी हो जाती है, 196 माइक्रोग्राम। क्लियर है आपको, मिलीग्राम जो भी आप कहें, ठीक है, mg तक हो जाती है, 196 mg तक हो जाती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, किण्वन की खोज क्रुइक्सेक ने किस वर्ष की थी। यह भी प्रश्न आपको गरिमा बैच में पढ़ाया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल सही उत्तर देंगे। 1997 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 1999 ईस्वी होगा, यहां पर डॉलर नहीं होगा। क्लियर है आपको। और 2000 ईस्वी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किण्वन की खोज क्रुइक्सेक ने किस वर्ष की थी। बताइए आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आठवें का ए ऑप्शन आपका सही है, 1997 ईस्वी। क्लियर है आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1997 ईस्वी। किण्वन की क्रिया की खोज वर्ष 1997 ईस्वी में क्रुइक्सेक ने की। किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल शराब का निर्माण होता है। क्लियर है आपको, एल्कोहल को शराब कहते हैं, शराब को ही एल्कोहल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किण्वन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बताइए किण्वन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ऑप्शन ए है आपका तापमान, बी है पीएच मान, सी है आर्द्रता और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन से ऐसे कारण हैं जो किण्वन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको, उपयुक्त सभी किण्वन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक उपयुक्त सभी हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको। तो किण्वन की क्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में तापमान, पीएच मान 6 से 8 के मध्य तथा आर्द्रता है। किण्वन की क्रिया से पोषक तत्वों के जैविक मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है। बताइए खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका सुखाकर, बी है चाशनी में रखकर, सी है तेल एवं नमक द्वारा, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है, सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल एवं नमक द्वारा, डी उपयुक्त सभी। तो 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वें का डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है आपको, सुखाकर, चाशनी में रखकर और तेल और नमक द्वारा भी खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है। क्लियर है आपको, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए। बताइए गृहिणी को क्या विशेष जानकारी होनी चाहिए भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए। भोजन के पकाने की, भोजन को तलने की, भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की और भोजन परोसने की। बताइए भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सी ऐसी जानकारी है जो विशेष रूप से एक गृहिणी के पास होनी चाहिए ताकि भोजन को वो स्वास्थ्यवर्धक बना सके। तो 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 11वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, आपको पता तो हो भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तभी तो उनका संरक्षण हो पाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को भोजन में पाए जाने वाले तत्वों के संदर्भ में विशेष जानकारी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि भोजन के पकाने की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, भोजन को पकाने से पहले भोजन को जानना जरूरी है कि भोजन में कौन कौन से तत्व हैं। क्लियर है आपको, तभी तो उचित बनाने की विधि का चयन करके उनका संरक्षण किया जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा को मिलाकर
पकाने से सब्जियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्व है। अगर बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा को मिलाकर पकाने से सब्जियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन बी, ऑप्शन बी है आपका प्रोटीन, ऑप्शन सी है आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है आपका खनिज लवण। तो बताइए 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा को मिलाकर पकाने से सब्जियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो 12 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, विटामिन बी। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा को मिलाकर पकाने से सब्जियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्व विटामिन बी है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी खाद्य सामग्री किण्वन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? बताइए। शराब, चाय, दही, लैक्टिक एसिड युक्त खट्टे पदार्थ या और कोई? बताइए कौन सी खाद्य सामग्री किण्वन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ए शराब, बी चाय, सी दही, डी लैक्टिक एसिड युक्त खट्टे पदार्थ। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कौन सी खाद्य सामग्री किण्वन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 13वें का बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, चाय। क्लियर आपको? चाय किण्वन की प्रक्रिया से नहीं बनाई जाती है, बाकी सब किण्वन की प्रक्रिया से ही बनते हैं। क्लियर है आपको? तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा शराब, बियर, जैव ईंधन, दही, अचार, लैक्टिक एसिड युक्त खट्टे पदार्थ एवं कुछ एंटीबायोटिक्स निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है? बताइए। जब सब्जियों को उबालने के बाद उनका पानी फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन एवं कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है खनिज एवं कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है आपका विटामिन एवं खनिज और ऑप्शन डी है आपका खनिज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जब सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है? बताइए। 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 14वें का सी ऑप्शन आपका सही है, विटामिन एवं खनिज। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 14वें का। तो सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी अगर आप फेंक देते हैं तो खनिज एवं विटामिन जैसे तत्वों की हानि हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? बताइए। भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की प्रमुख विधियां कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका संयोजन, बी है किण्वन, सी है अंकुरण और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? डी ऑप्शन। संयोजन भी है, किण्वन भी है, अंकुरण भी है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एकाग्रता के साथ एक फोकस बनाकर निरंतर पढ़ाई करते रहिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे। क्लियर है आपको? दूसरों के कंधों पर बैठकर केवल लाशें जाती हैं शमशान में, है ना? अगर आपको अपनी कामयाबी आके लेकर जानी है तो आपको अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षक आपको पढ़ने का तरीका बता सकता है, अच्छा कंटेंट बता सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बार बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। क्लियर है आपको? तो भोजन में पोषक तत्वों के संवर्धन की प्रमुख विधियां संयोजन, किण्वन एवं अंकुरण है। यह शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? बताइए। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका शार्प फ्रीजिंग, बी है डिहाइड्रो फ्रीजिंग, सी है स्लो फ्रीजिंग और डी है त्वरित फ्रीजिंग। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो 16वें का बी ऑप्शन आपका सही है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग। क्लियर आपको? उससे जल निकालना यानी कि डिहाइड्रो फ्रीजिंग। क्लियर आपको? आपने देखा होगा बहुत से घरों में लोग सर्दियों में हरी मटर का संरक्षण कर लेते हैं फ्रीजर में रखकर।
क्लियर है आपको? तो वो क्या किस विधि का प्रयोग करते हैं? डिहाइड्रोफ्रीजिंग का प्रयोग करते हैं। तो फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना ही डिहाइड्रोफ्रीजिंग करना कहलाता है। क्लियर है आपको? वास्तव में यह विधि असंता निर्जलीकरण अंशता है, असंता नहीं, अंशता निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित है। क्लियर है आपको? अंशता यानी कि आंशिक रूप से निर्जलीकरण होता है, फिर उसका शीतकरण होता है। इस विधि द्वारा जिन फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करके रखना होता है, उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उसमें नमी को कम से कम आधी मात्रा तक सुखा दिया जाता है। क्लियर है आपको? तत्पश्चात इसका हिमीकरण किया जाता है, यानी इनको ठंडा किया जाता है। भोजन पकाते समय पुनः पानी डालकर इसके आकार व मात्रा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है आपको? तो जो हरी मटर का संरक्षण होता है उसको कौन सी विधि प्रयोग होती है? डिहाइड्रोफ्रीजिंग प्रयोग होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? बताइए, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? ऑप्शन ए है आपका सार्विक अम्ल, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है एसिटिक अम्ल और डी है आपका प्रोपाओनिक अम्ल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? सार्विक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल, प्रोपायोनिक अम्ल। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 17वें का? तो 17वें का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है, सोडियम बेंजोएट। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए सोडियम बेंजोएट सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले तत्वों द्वारा अम्लीय खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने वाले गुण होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग फलों के रस, कार्बोनेटेड पेय आदि के परिरक्षण में किया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? वस्त्रों पर किया जाता है, मकान बनाने की सामग्री पर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर किया जाता है, खाद्य पदार्थों पर किया जाता है। बताइए एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? देखिए बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए ये, क्योंकि इसमें से ना वस्त्रों के बारे में आपके सिलेबस पर है, ना मकान की बनाने की सामग्री के बारे में आपके सिलेबस पर है, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में आपके सिलेबस में है। तो एक ऑप्शन बचता है 18 का डी, तो वही आपका सही होगा, है ना? खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग होता है एफपीओ। ये क्या होता है? एफपीओ मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्करण युक्त संरक्षण फलों के उत्पादों जैसे कि पैक किए गए फलों के पेय पदार्थ, फल, जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फलों के उत्पाद आदि पर यह चिन्ह अनिवार्य है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 19, फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइमी भूरापन यानी कि ब्राउनिंग को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। बताइए किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है आपका संतुलन, ए नहीं ये कूट है, ठीक है? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो ए में दिया है संतुलन, बी में पीएच बढ़ाना, सी है एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग, डी है पानी में डुबोना और ई है आपका हवा में खुला छोड़ देना। बताइए फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइमी भूरापन को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका एबीसी, बी है एबीडी, सी है आपका एसीडी और डी है आपका एसीई। आप सीधे से अगर एक आलू काट कर आप रख देंगे तो वो धीरे धीरे भूरा होने लगता है। क्लियर आपको? तो एंजाइमी भूरापन को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। बताइए किसके द्वारा रोका जा सकता है? 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर आपको? ए, सी और डी सही है। ए यानी कि संतुलन, सी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके और डी यानी कि पानी में डुबोना। जब आलू आप काट के पानी में डुबो देते हैं तो वो भूरा नहीं होता है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका, इसमें से सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ए और सी और डी सही है। क्लियर है आपको? तो फलों एवं सब्जियों को काटने में एंजाइमी भूरापन यानी कि ब्राउनिंग को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है, संतुलन के द्वारा, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके और पानी में डुबोकर। क्लियर है आपको? ये आप आलू पर प्रयोग कर सकते हैं। एक आलू लीजिए, उसको काट के ऐसे ही रख दीजिए और दूसरा आलू लीजिए, उसको काट कर पानी में डुबो दीजिए। फर्क आपको दिखेगा, पानी वाला आलू भूरा नहीं होगा और कटा हुआ आलू धीरे धीरे रंग बदलने लगेगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ये कथन वाला है, कथन और कारण वाला है। तो एक कथन है, सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए। ऑप्शन, इसका कारण क्या दिया गया है वो पढ़िए। रसहीनता करने में
प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है, बी में है कि ए असत्य है आर सत्य है, सी में है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी में है ए और आर दोनों असत्य है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अभी आपको पढ़ाया गया है कि सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए। रसहीनता करने से प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ए आर दोनों सत्य है। क्लियर है आपको। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन होगा यहां पर, ठीक है, रसहीन कर देना चाहिए, सेना नहीं होगा यहां पर, देना होगा, क्योंकि रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता है। क्लियर है आपको। इसी तरह लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो जो आज का प्रश्न था आपका कि गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। बताइए गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। ऑप्शन ए था आपका गर्भनाल द्वारा, ऑप्शन बी था आंत द्वारा, और ऑप्शन सी था अमाशय द्वारा, ऑप्शन डी था ग्रसनी द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या आपने बताया कमेंट बॉक्स में, ए। क्लियर है आपको। इसका सही उत्तर ए गर्भनाल द्वारा गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण गर्भनाल के द्वारा माता के रक्त से मिलता है। गर्भनाल ही भ्रूण को माता से जोड़ने का काम करता है। माता जो भी खाती है गर्भनाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को मिलता रहता है। क्लियर है आपको। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट जिसमें आपने पोषक तत्वों से संरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू किए। इसका आज पहला पार्ट था, कल आप इसका पार्ट 2 करेंगे और ये टॉपिक 14 आपका कंप्लीट हो जाएगा कल। क्लियर है आपको। तो अगर आप कमेंट करके आज ये बता दीजिएगा कि कौन से चैप्टर के एमसीक्यू रह गए हैं। मुझे जहां तक लगता है मैंने हर चैप्टर के आपके एमसीक्यू करा दिए हैं। अगर कोई चैप्टर रह गया है तो कमेंट करके आज बता दीजिएगा, मैं उस चैप्टर के भी आपके एमसीक्यू करवा दूंगा। क्लियर है आपको। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। देखिए दूसरों के कंधों पर जाकर आप सफलता नहीं हासिल कर सकते। आपको सफलता हासिल करने के लिए अपने पैरों से ही चलना होगा, अपने दिमाग का ही प्रयोग करना होगा। क्लियर है आपको। आपको अच्छा कंटेंट दिलाएंगे, आपको पूरा रिवीजन कराएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि जो मैं करा रहा हूं वो सब लोग कर रहे हैं। सिलेक्शन पाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। क्लियर है आपको। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।